छात्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिंदी व्याकरण की इस बेहतरीन सीरीज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा 2026 को केंद्र में रखते हुए एक हिंदी व्याकरण की जो है वो बेहतरीन सीरीज को लेकर काम कर रहे हैं। उस सीरीज में अपने दो लेक्चर हो चुके हैं। पहला जो आपका भाषा परिचय को लेकर था और दूसरा लेक्चर जो था हिंदी वर्णमाला को लेकर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। और आज अपन तीसरे लेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं और वो आपका रहने वाला है शब्द विचार को लेके। पाठ्यक्रम में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जो शब्द विचार के अंदर कौन कौन से टॉपिक जो सब टाइटल के रूप में आपके सामने रहेंगे और शब्दों का जो भेद है वो अपन किस किस तरीके से कर सकते हैं और हिंदी वर्णमाला में या फिर हिंदी व्याकरण के अंदर अगर अपन बात करें तो कैसे कैसे शब्द होते हैं। ये सारी जानकारी जो है वो अपन अच्छे से इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो अपना सेकंड लेक्चर हुआ था उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं ताकि अपने को पता रहे चीज़ें कि भाई अपन ने क्या कुछ पढ़ा है। और रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिगर रिवीजन के जो है वो कोई भी चीज़ें याद नहीं रहने वाली है। चलिए, सेकंड लेक्चर अपना याद से था वर्ण विचार और अक्षरिक खंड से। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना और उसको अच्छे से समझना। बात यह है कि जो पहला लेक्चर अपना था, पहला लेक्चर के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि भाषा का जो उद्भव है वो संस्कृत भाषा से हुआ है और सबसे पहले संस्कृत भाषा अपने सामने आई। और मैंने वहाँ पे आपको 3500 ईसा पूर्व लिखाया था, तो वहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन करना मैं आपको बता देता हूँ क्या कुछ करना है। ठीक है। हाँ, मैंने आपको बताया कि देव भाषा के रूप में जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले संस्कृत का जो है वो विकास हुआ है। और मैंने आपको यहाँ पे 3500 ईसा पूर्व लिखा दिया था, तो यहाँ पे ईसा पूर्व नहीं होके आपको थोड़ा सा करेक्शन करना कि 3500 से लेकर 2500 वर्ष पहले, वर्ष पहले यानी कहने का मतलब लगभग 2500 से लेकर 3500 वर्ष पहले जो है वो इस भारतीय उपमहाद्वीप पर जो है वो संस्कृत का विकास हुआ है। संस्कृत हम बोलते थे, हमारे बुजुर्ग बोलते थे। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि संस्कृत से एक भाषा निकली है और वो है पाली भाषा। पाली भाषा के बारे में मैंने आपको बताया था कि 2500 से लेकर लगभग 2000 वर्ष पहले, यानी कि 2000 से 2500, कैसे भी आप आंकलन लगा सकते हैं कि 2000 से लेकर 2500 वर्ष पहले तक, यानी कि लगभग 500 वर्षों तक पाली भाषा बोलेगी। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि प्राकृत भाषा का विकास हुआ है पाली से। संस्कृत से किसका विकास हुआ है? पाली का। पाली से किसका विकास हुआ है? प्राकृत भाषा का। और प्राकृत भाषा भी जो है वो लगभग 1500 से लेकर 2000 वर्ष पहले तक जो है वो प्राकृत भाषा अपने सामने बोली जाती थी। और प्राकृत भाषा से एक भाषा का विकास हुआ है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, पहली क्लास में, जो कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है, भूलवश जो है वो मिसप्रिंट हो गई है। तो देखिए, 1500 से लेकर लगभग 1000, इस बात को अच्छे से समझना। यानी कि आज से पहले 1000 से लेकर लगभग 1500 वर्ष पहले जो है वो अपभ्रंश भाषा बोली जाती थी। और इन सभी भाषाओं के बाद में अपभ्रंश से जो है आपकी हिंदी भाषा का विकास हुआ है और जो कि आप वर्तमान में पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का जो विकास है वो आप अच्छे से समझना। आज से लगभग 1000 साल पहले से अपन जो है वो हिंदी भाषा को बोलते हुए आ रहे हैं। इसको अच्छे से समझना आप लोग। 1000 से लेकर वर्तमान तक, वर्तमान तक जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप पर हिंदी बोली जाती है। और भारत में वर्तमान में भी, भारत में मेजोरिटी स्टेट के अंदर लगभग 8 से 10 राज्यों के अंदर जो है वो, उत्तर भारत के 8 से 10 राज्यों में जो है वो हिंदी भाषा आम बोलचाल की भाषा है या फिर जो है वो वर्तमान में प्रयोग में होती है। ये एक जो चीज़ है वो आपको वापस रिकॉल करनी है, अच्छे से आपको वापस करेक्शन करनी है, ये मैंने आपको बता दिया था।
और इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो आप लोग अच्छे से समझना। सेकंड लेक्चर अपना हुआ था, और उस सेकंड लेक्चर में जो है वो, 1 मिनट के लिए होल्ड करना आप लोग। हाँ, वापस कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ए सॉरी ए और आई की जो मात्राएं हैं, मैंने आपको कुछ इस तरीके से बता दी थी, इस तरीके से, जो कि ये ओ और औ की मात्राएं हैं। ओ और औ और ए और आई की मैंने सेम मात्राएं बता दी थी। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है। करेक्शन क्या करना है, ए की मात्रा ये होती है और आई की मात्रा ये होती है। ये एक छोटा सा मिसप्रिंट जो है वो सेकंड लेक्चर में भी हुआ था, और ये जो है वो फर्स्ट लेक्चर में हुआ था। ये करेक्शन की चीज़ थी जो अपने को अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद में सेकंड लेक्चर अपना यहाँ से शुरू हुआ था, और उसमें अपन सबसे पहले जानने वाले हैं स्वर। देखिए, मैंने आपको बताया था अंतिम ए विभाज्य ध्वनि जो कि किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उनको स्वर कहते हैं। और स्वर, ये 11 के 11 स्वर जो है वो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, आप अच्छे से देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक ही कोई मात्रा नहीं होती है, उसके अलावा जितने भी 10 के 10 जो स्वर है उनकी मात्राएं होती है। और अनुस्वार मैंने आपको बताया था, एक किसी भी स्वर के ऊपर जो ये बिंदी लगाई जाती है उसको अनुस्वार बोलते हैं। और अनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक में यही अंतर है कि अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगता है और अनुस्वार में एक छोटी सी बिंदी लगती है। और ये सारी जो चीजें हैं स्वर के ऊपर होती है। अब देखिए विसर्ग, विसर्ग जो है आपने देखा होगा, ये देखिए अधःपतन, दुख, मनः स्थिति, इन सारी चीज़ों में जो है वो विसर्ग आपको देखने को मिल रहे हैं। और भी ऐसे शब्द होते हैं जिनमें आपको विसर्ग देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्वरों के, स्वरों से संबंधित है। अब देखिए, ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। मैंने आपको अच्छे से बताया था। और व्यंजनों में हल चिन्ह, हल चिन्ह वहाँ पे लगाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक वर्ण लिखता हूँ मैं, तो इस में के उच्चारण में आपको लास्ट में एक ही ध्वनि सुनाई दे रही है, ठीक है। तो इस में से जब अपन एक को बाहर निकालेंगे, ए स्वर को बाहर निकालेंगे, तो ये मैं जो है वो स्वर रहित हो गया। तो स्वर रहित कोई भी वर्ण होता है तो उसके नीचे अपन ये जो एक तिरछी जो रेखा है वो लगाते हैं, उसको बोलते हैं हलंत। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए, उसके बाद में अपन ने देखा था, ये मैंने आपको अच्छे से पूरा वर्णमाला लिख के बताया था। और उसमें के वर्ग में कौन से वर्ण होते हैं, चे वर्ग में, टे वर्ग में, ते वर्ग में, पे वर्ग में, इन सब में जो भी वर्ण होते हैं वो मैंने आपको अच्छे से लिख के बताए हैं। और मैंने आपको बताया था कि इन सब को क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और स्पर्श व्यंजन जो है वो कितने होते हैं, 25 होते हैं। ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया था, 25 इनकी संख्या होती है। और इसके अलावा अंतस्थ जो है वो 11 होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। उष्म जो है वो 6 है होता है, इनकी संख्या भी 4 होती है। तो जब आप सबको जोड़ेंगे 25 प्लस 4 प्लस 4, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 33 हो गई। देखिए, व्यंजनों की संख्या 33 होती है और स्वरों की जो संख्या है वो 11 होती है। हिंदी में आपको यही याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपसे कोई और संख्याएं आए तो आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि वो किस संदर्भ में पूछा गया है, ठीक है।
अगर आपको स्वर वो 11 की जगह 13 पूछ रहा है तो इसका मतलब उसमें जो अंग और है जो आपके अयोगवा है वो भी शामिल है, ठीक है। और अगर आपको वो वर्णमाला व्यंजनों की संख्या अगर 36 बता रहा है या 36 के बारे में पूछ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो 3 संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर कौन कौन से, क्ष, त्रे और गे, ये 3 संयुक्त अक्षर जो है वो ये भी इसमें शामिल होंगे, तब जाके इनकी जो संख्या है वो 36 हो जाएगी। और पर्टिकुलर अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी व्याकरण के अनुसार या हिंदी वर्णमाला के अनुसार जो संयुक्त अक्षर है वो कितने होते हैं, तो इनकी संख्या हो जाएगी 4। कौन कौन से होते हैं, अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय, एक श्रेय भी होता है, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो डाटा जो है वो अलग अलग आपको डिवाइड रखना है अच्छे से। गृहीत व्यंजन मैंने आपको बताया था कि खे, गे, जे और फे, ये सारे गृहीत व्यंजन होते हैं, 4-5 व्यंजन होते हैं। और इसके अलावा देखिए अंग्रेजी भाषा के गृहीत स्वर, जिस स्वर के ऊपर आधा जो आपको चंद्र बिंदु देखने को मिले, अर्ध चंद्र बिंदु इसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए पूरा चंद्र बिंदु ये है जिसके अंदर जो है वो अनुस्वार लगता है, और अर्ध चंद्र बिंदु ये है जिसमें अनुस्वार नहीं लगता। ये जहाँ पे देखने को मिले वहाँ पे वो अंग्रेजी भाषा के गृहीत स्वर हो जाएंगे या अंग्रेजी भाषा के गृहीत वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। फारसी भाषा के कुछ एक होते हैं, देखिए जैसे कि ये गे है, गे के यहाँ पर जो आपको बिंदी देखने को मिलती है, या फिर मान लीजिए ये फे वर्ण है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी ये जो अनुस्वार टाइप में बिंदी देखने को मिलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फारसी भाषा के शब्द, या शब्द क्या वर्ण बोलते हैं, सॉरी। हाँ, ये मैंने आपको अच्छे से बताया था कि कंठ में कौन से वर्ण होते हैं और तालु में कौन से वर्ण होते हैं, मुर्दा में दंत, ओष्ठ और नासिक के वर्ण कौन से होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सेकंड लेक्चर में, सेकंड क्लास में अच्छे से डिटेल से समझा रखी है। अगर आप तीसरी क्लास से जुड़े हुए हैं तो आपको पहली और दूसरी क्लास भी जो है वो अच्छे से देखनी चाहिए। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बताई थी। और इसमें एक और चीज़ अपन पता कर लेते हैं कि भाई उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। 7 में से देखिए एक कंठ होता, दूसरा तालु, तीसरा मुर्दा, चौथा दंत और पांचवा ओष्ठ हो जाएगा। 5 हो गए। 5 ये उच्चारण स्थान आपके सामने है, 5 उच्चारण स्थान आपके सामने आ गए। तो आपके मन में सवाल हो सकता है कि सर आप 7 कैसे बता रहे हो। तो देखिए 2 और होते हैं, कौन कौन से, जिह्वा, जो आपके मुंह में जो जीभ होती है, जिह्वा, और एक और होता है नासिका, ठीक है। नासिका ये भी उच्चारण स्थानों के अंतर्गत आता है। तो 5 के बाद में छठा ये हो गया और 7वां उच्चारण स्थान आपके ये हो गया। तो ये सारे के सारे उच्चारण स्थान 7 के साथ आपके सामने हैं। और कुछ एक वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण स्थान 2-2 होते हैं। देखिए ए और आई का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ तालु होगा, और कंठोष्ठ का जो है वो ओ और औ का उच्चारण स्थान जो है वो कंठोष्ठ होगा, और वे का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होगा। ये मैंने आपको दूसरी क्लास में अच्छे से एनालिसिस करके समझाया हुआ है। अब आगे देखिए, मैंने आपको बताया था नासिक के व्यंजन भी होते हैं। नासिका से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं उनको नासिक के व्यंजन बोलते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण आपको ये देखने को मिलेंगे। मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, गे, ये, ण, न और में, ये नासिक के व्यंजन होते हैं। और इनके अलावा इनका उच्चारण स्थान जो है वो नासिका तो होता ही होता है, नासिका के अलावा गे का उच्चारण स्थान कंठ भी होगा, तालु भी होगा, मुर्दा भी होगा, दंत भी होगा, ओष्ठ भी होगा। ये सारी चीज़ें अच्छे से मैंने आपको दूसरी क्लास में समझा रखी है। हाँ, अब देखिए तीसरी क्लास आज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और तीसरी क्लास जो है वो शब्द विचार को लेकर रहने वाली है। तो कोई भी बिना मतलब की कोई बात करे हुए अपन सीधा चलते हैं टॉपिक की तरफ। और टॉपिक जो है वो आपका शब्द विचार को लेकर रहने वाला है। शब्द विचार में अपन 2 खंडों में ये चीज़ें जो है वो पढ़ने वाले हैं। पहली क्लास में मैंने आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम अच्छे से समझा रखा है, उसके अनुसार ही अपन जो है वो चलने वाले हैं। देखिए सबसे पहले बात आती है शब्द की। शब्द क्या होता है, शब्द क्यों होता है, क्यों जरूरी है। देखिए कोई भी
भाषा होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है व्याकरण। जब तक आप व्याकरण नहीं सीखोगे तो उस भाषा का ज्ञान आपको नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं कि भाई व्याकरण सीखने के लिए क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले वर्ण, वर्णमाला, और उसके बाद में बात आती है शब्दों की। तो वर्ण और वर्णमाला के बारे में अपन जो है सेकंड लेक्चर में अच्छे से विश्लेषण कर चुके हैं। तो अब बात आती है शब्द की। शब्द क्या होता है? कोई भी भाषा होती है तो उसका एक निश्चित संरचनात्मक ढांचा होता है, शब्द भंडार होता है, तभी वो व्याकरण बनती है और उस व्याकरण से भाषा बनती है। तो देखिए शब्द क्या होता है, एक या एक से अधिक, यहाँ पर वर्ण है, करेक्शन कर लेना थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को जो है वो अपन क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। इस पद को आप अच्छे से ध्यान रखना, सार्थक होना चाहिए। कोई भी ध्वनि समूह है वो सार्थक होना चाहिए। इनमें से ही कोई शब्द आप उठा के देख लीजिए। मान लीजिए मैं उठा लेता हूँ संपर्क। तो संपर्क का अर्थ आप अगर निकाल पा रहे हो तो वो शब्द की श्रेणी में आएगा, अथवा वो शब्द की श्रेणी में नहीं आएगा। मान लीजिए मैं एक शब्द उठा लेता हूँ गई, मतलब जाना, ठीक है। तो इसका आप अगर अर्थ निकाल रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि शब्द की श्रेणी में आएगा। और उसके अलावा अगर कोई ऐसा, मान लीजिए मैं आपके सामने कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, उठ पटांग कोई भी शब्द आपको अगर देखने को मिले, क्या इस पद का, इस शब्द का आप अर्थ निकाल सकते हैं? नहीं। तो ये शब्द की श्रेणी में नहीं आएगा। शब्द की श्रेणी में वही आएगा जो सार्थक, सार्थक ध्वनि समूह। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए शब्दों को जो है वो अपन अलग अलग तरीकों से जो है उनका डिवाइडेशन करते हैं, उनको अलग अलग तरीके से जो है अपन बांटते हैं, उनके अलग अलग प्रकार हैं। प्रकारों में पहला प्रकार आपको देखने को मिलेगा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो है वो शब्द कौन कौन से होते हैं? देखिए, संस्कृत, विदेशी भाषाओं के शब्द, आम बोलचाल की जो स्थानीय भाषाएं होती है, जिनको उपभाषाएं भी बोलते हैं, वो वाले शब्द, ये सारे जो है वो किस में आ जाएंगे? उत्पत्ति के आधार पर अपन पढ़ने वाले हैं। और इसमें सबसे पहला अगर कोई शब्द आएगा तो वो है तत्सम। तत्सम शब्द वो होते हैं, मैं एक डिस्क्राइब तरीके से आपको बता देता हूँ। तत्सम संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है। ठीक है, आप लोग जो है वो नोट करके एक चीज लिख सकते हैं, हिंदी भाषा की जननी जो है वो कौन होती है? संस्कृत होती है। और मैंने आपको भाषा का उद्भव जो है वो पहली क्लास में बताया है, और इस क्लास में भी सबसे पहले वही चीज़ बताई है। तो संस्कृत जो है वो हिंदी भाषा की क्या है? जननी है। हाँ, तो संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है, तो मूल भाषा कौन हो गई? संस्कृत हो गई। और उस मूल भाषा से, यानी कि संस्कृत से जो शब्द एज इट इज सीधे के सीधे हिंदी में स्वीकार कर लिए गए हैं, या हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में अपन प्रयोग में लेते हैं, वो तो हो जाएंगे आपके तत्सम। और ऐसे शब्द जो संस्कृत शब्द होते हुए भी उनको अपन ने तोड़ मरोड़ के या फिर उनका रूप परिवर्तन करके अपन ने हिंदी भाषा में या हिंदी व्याकरण के अंदर उनका प्रयोग किया है, वो हो जाएंगे आपके तद्भव। देखिए, तत्सम का मतलब होता है उसके समान। किसके समान? संस्कृत भाषा के समान। मूल भाषा के शब्दों को जो है वो अपन तत्सम बोलते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया है। संस्कृत के वो शब्द जो के त्यो एज इट इज जो है वो हिंदी के अंदर आ गए हैं, उनको अपन तत्सम बोलते हैं। और वो शब्द कैसे होते हैं? देखिए, अट्टालिका, उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, गृधव, क्षेत्र, ये सारे के सारे संस्कृत शब्द हैं, और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। अब देखिए तद्भव शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर या उच्चारण की सुविधा के अनुसार प्रयुक्त किया जाने लगा है, उन्हें अपन तद्भव शब्द बोलेंगे। जैसे कि तत्सम या संस्कृत में अपन अट्टालिका बोलते हैं, तो तद्भव क्या होगा? अट्ठारी। ठीक है। और ऊंट होता है, कान, चांद, आग, आम, गधा, खेत, ये सारी जो है वो तद्भव
शब्दों के अंतर्गत जो है वो आने वाले हैं। ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए, तत्सम और तद्भव जो है, इनका डिवाइडेशन मैंने आपको अच्छे से जो है वो बता रखा है यहाँ पर। तत्सम की सीरीज अलग है, तद्भव की सीरीज अलग है। तो एग्जाम का जो पैटर्न भी कुछ इस तरीके का होता है। एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से तत्सम शब्द है, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है, निम्न में से तद्भव है, निम्न में से तद्भव नहीं है। तीन ऑप्शन में आपको तत्सम दे देगा, एक में तद्भव दे देगा, पूछ लेगा तद्भव कौन सा है। तीन ऑप्शन में तद्भव दे देगा, एक ऑप्शन में तत्सम दे देगा, तो आपसे पूछ लेगा तत्सम कौन सा है। या फिर ऐसा पूछ सकता है कि निम्न में से तद्भव कौन सा नहीं है ना। इस तरीके के घूम फिरा के चीज़ें वही है। और ये जो आपके सामने जो लिस्ट है, उसमें से लगभग जो है वो एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं। एक मिनट के लिए होल्ड करना आप लोग। हाँ, वापस कंटिन्यू करते हैं। और देखिए, तत्सम और तद्भव जो है वो आपके सामने अलग अलग है। और इन शब्दों को अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, इन शब्दों को अच्छे से आपको पहचानना है, इनकी मात्राओं को। और इनके अंदर जो तुलनात्मक चीज़ें हैं उनको अच्छे से देखना है। और जहाँ पे भी आपको ध्यान रखने के योग्य कोई चीज़ होगी तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर जो है वो स्टार लगा दूंगा कि कौन सी चीज़ पे आपको सही से ध्यान रखना है। कन्फ्यूजन हो सकता है एग्जाम के अंदर। देखिए, अकार्य आपके सामने एक शब्द है, उसका तद्भव क्या होगा? अकाज। ये आम बोलचाल की भाषा के हैं, ये संस्कृत के हैं। तो ये आपको कुछ व्यवस्थित या फिर कुल उच्चारण की दृष्टि से थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं, क्योंकि ये मूल भाषा के शब्द है। और ये जो है वो अपन अपनी हिंदी भाषा में या आम बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग करते हैं, इसलिए ये आपको आसान लग सकते हैं। देखिए, अगम्य, अगम्य का क्या होगा? अगम। आश्चर्य का क्या होगा? अचरज। ठीक है। अक्षत का अच्छत। अट्टालिका मैंने अब अभी आपको बताया, इसका क्या तद्भव होता है? अठारी तद्भव होता है। अज्ञानी का अनजाना, ये तद्भव होता है। और अंधकार का जो है वो अंधेरा होता है। अब आप एक चीज सोच के देखिए कि अंधेरा उसने इस तरीके से लिख दिया और आपसे पूछ लिया कि भाई तद्भव कौन सा है। ये दोनों ऑप्शन में आ गए, तद्भव कौन सा है? तो ये वाला चंद्र बिंदु वाला होगा, ना कि अनुस्वार वाला। तो ये एक छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं। हिंदी आप पढ़ रहे हैं और हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, वर्णमाला अपन देख चुके हैं, उसके बाद में शब्दों पर अपन जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि तत्सम और तद्भव है, रट के काम चल जाएगा, जबकि वहाँ पे एक्चुअल में ये होता है कि आपको सेम सेम जो है वो चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। और दो ऑप्शन पे जाके आप फंस जाते हैं कि इसमें अंधेरा कौन सा वाला होगा, है ना, कि अनुस्वार वाला होगा या चंद्र बिंदु वाला होगा। ऐसे कहने का मतलब ये है कि हिंदी व्याकरण जब भी आप पढ़ रहे हैं तो पूरा सचेत होके, ठीक है, आपको पूरा सावधानी के साथ में पढ़ना चाहिए। हर एक शब्द को, हर एक वर्ण को अच्छे से समझना चाहिए, तब जाके तो आप जो है वो हिंदी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और स्पेशली टीचर ग्रेड वाले स्टूडेंट तो आपको इतना अवेयर रहना चाहिए कि उच्चारण की दृष्टि से या फिर लिखावट के हिसाब से या मात्राओं की दृष्टि से किसी भी चीज़ से अगर आप हिंदी को पढ़ रहे हैं तो हर एक चीज़ का माइनर तरीके से आपको पता होना चाहिए, तब जाके तो आप एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन की दौड़ में हैं, अन्यथा बाहर हो जाओगे। देखिए, अमावस्या, अमावस्या जो है वो संस्कृत का शब्द है और इसी को अपन तत्सम बोलते हैं। और अमावस जो है वो आम बोलचाल की भाषा में
इसको तद्भव बोलते हैं। अक्षर, अक्षर का है आखिर, ठीक है, अपन अक्षर यूज करते हैं, आखिर नहीं करते। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अपन तत्सम यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो तद्भव यूज करते हैं आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन आपसे वो डिवाइडेशन पूछेगा एग्जाम में। अमूल्य का क्या हो जाएगा, अमोल, या फिर आप इस तरीके से देख सकते हैं अनमोल, है ना, इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए, आम्रचूर्ण, आम्रचूर्ण का क्या हो जाएगा, अमचूर, अमचूर। अगर मान लीजिए अमचूर इस तरीके से एग्जाम में आ गया और दोनों में से ये ए ऑप्शन में है, ये बी ऑप्शन में है, सी और डी में कुछ अलग आ जाएगा, निम्न में से तद्भव होगा। अब ये छोटे ऊ की मात्रा वाला आम्रचूर जो है वो, अमचूर जो है वो गलत हो जाएगा, और बड़े ऊ की मात्रा वाला जो है वो अमचूर सही हो जाएगा। इस तरीके का आपको ध्यान रखना। अंगुष्ठ, अंगूठा, अब इसमें भी आपको जो है वो कंफ्यूज करने के लिए मान लीजिए इस तरीके से दे सकता है, चंद्र बिंदु लगा देगा या फिर ऊ की मात्रा को चेंज कर देगा, तो जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी गलत हो जाएगी। शुद्ध जो है वो क्या हो जाएगा, अंगूठा, ठीक है। और अष्टादश का तद्भव क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और अक्ष का तद्भव जो है वो आंख हो जाएगा। आंख आपको इस तरीके से भी दे सकता है एग्जामिनर, चंद्र बिंदु नहीं लगा के अनुस्वार लगा देगा, अनुस्वार जो है वो गलत हो जाएगा। चंद्र बिंदु वाला जो है वो आंख शब्द शुद्ध होगा, अन्यथा बाकी सारे के सारे अशुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। अश्रु, अश्रु के अंदर मान लीजिए अश्रु जो है वो बड़े ऊ की मात्रा लगा दी जाएगी, या आंसू के अंदर आपसे अनुस्वार लगा दिया जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध कौन से होंगे, चंद्र बिंदु वाला आंसू, और अश्रु के अंदर छोटे ऊ की मात्रा वाला अश्रु जो है वो शुद्ध होगा। अब देखिए अग्नि, अग्नि आग ये सामान्य चीज है। अन्न का क्या हो जाएगा, अनाज, ये सामान्य चीज है। अमृत का अमीय, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। गर्दभ का गधा, ये आपने सुना ही होगा। और कर्म का काम, ये चीज आप जो है वो अच्छे से ध्यान रखना, इसके स्टार लगा लेना, आगे मैं आपको बताऊंगा। कदली जो है वो उसका तद्भव क्या हो जाएगा, केला हो जाएगा। कर्पूर का कपूर हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको कपूर एग्जामिनर इस तरीके से दे सकता है एक ऑप्शन में, तो गलत हो जाएगा। सही कौन सा होगा, बड़े ऊ की मात्रा वाला कपूर सही होगा। ऐसे ही यहाँ पर जो है वो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। कपोत को जो है वो हिंदी में बोलते कबूतर, और कपोत जो है वो संस्कृत का शब्द है और तत्सम भी है। कार्य और काज, इन दोनों को देखिए, यहाँ से रिलेट करिए इन दोनों शब्दों को, और इन दोनों को यहाँ से रिलेट करिए। देखिए कर्म और काम, कर्म का तद्भव हो जाएगा काम, जबकि कार्य का हो जाएगा काज। बात एक ही कर रहा है, बात काम की हो रही है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से या तत्सम तद्भव की दृष्टि से इनको डिवाइडेशन कर दिया गया है, ठीक है। कार्तिक का क्या हो जाएगा, कार्तिक। काश का खांसी, अच्छा खांसी आपको इस तरीके से भी दे सकता है, खांसी, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। शुद्ध कौन सा होगा, चंद्र बिंदु वाला खांसी शब्द जो है वो आपके सामने शुद्ध हो जाएगा। अब आगे देखिए आम्र, मैंने आपको अभी आम्रचूर्ण, आम्रचूर्ण जो है वो बताया था। अब देखिए आम्र का क्या हो जाएगा, आम तद्भव हो जाएगा। अर्पण का अर्पण, यहाँ पे रे पूरा है, यहाँ पे रे आधा है, अंतर इतना ही है। आखेट का अहेर, यानी कि शिकार करना, ठीक है, शिकार करना। अनगणित और अनगिनत, ये सारी चीजें भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और स्टार लगा लेना इसको। स्टार इसीलिए लगाना क्योंकि अनगणित, ने और ने का अंतर है, ठीक है। यहाँ पर घे के ऊपर एक ही मात्रा है, यहाँ पर ने के ऊपर एक ही मात्रा है। हर एक चीज को माइनर तरीके से देखना है, तब जाके वहां पे क्लैरिटी आएगी अपने दिमाग में, और अपन जो है वो आंसर देखते ही सीधा। और बहुत बार अपने को एग्जाम में ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को पता है, उसके बावजूद भी आपको क्वेश्चन और ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। हर एक इंसान के साथ में ये टेक्निकल गलतियाँ होती है, और अगर 2-3 क्वेश्चन में भी अगर ऐसा हो जाता है तो फिर रिजल्ट अपने सामने होता है। आश्विन का क्या हो जाएगा, आसोज। आलस्य का आलस हो जाएगा, ठीक है। कुंभकार का कुमार हो जाएगा। कुष्ठ का जो है वो कोड हो जाएगा। कोकिल, कोयल को बोलते हैं। कृष्ण जो है वो किशन, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, किशन और कान्हा, दोनों ऑप्शन में आ सकते हैं आपके। कंकण और कंगन, ठीक है। कंकण कंगन, ने और ने का अंतर है, ठीक है, ने और ने का यहाँ पर आपको अंतर देखने को
मिलेगा। ठीक है, कच्छप जो है वो कछुआ को बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। आशीष, आशीष और आशीष, देखिए शे और शे का अंतर है। शे शलजम, शे शलजम, शे शलजम और शे षटकोण, इन दोनों का अंतर है। सिर्फ आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। आशीष में शे शलजम वाला है और आशीष शे षटकोण वाला है। आश्चर्य का क्या हो जाएगा, आसरा, उज्जवल। शब्द शुद्धि के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है शब्द शुद्धि, है ना। हर एक व्याकरण का हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जो है वो रिलेट होता है। चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। अगर आपने एक टॉपिक अच्छे से पढ़ा तो दूसरे टॉपिक में उससे रिलेटेड चीज़ें आपकी सही होने के चांसेस है। एक टॉपिक आपने सही से नहीं पढ़ा तो दूसरे टॉपिक में भी आपको प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, उज्जवल का उजाला हो जाएगा, उच्च का ऊंचा हो जाएगा, नॉर्मल बात है। अब ऊंचा मान लीजिए इस तरीके से दे दिया तो भी गलत है, और इस तरीके से दे दिया तो भी गलत है। दोनों के दोनों गलत है। ऊंचा जो है वो बड़े ऊ की मात्रा आएगी और बड़ा हुआ आएगा, इसमें मात्रा नहीं आएगी, और चंद्र बिंदु आएगा। ठीक है, उष्ट्र का क्या हो जाएगा, ऊंट हो जाएगा। एकत्र का इकट्ठा, नॉर्मल बात है। कपास का कपास, सेम चीज है। इसको थोड़ा स्टार लगा लेना, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इसके ऊपर सही है या गलत है। कलेश, से शलजम और शे सड़क, ये दो चीजों का अंतर है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। कज्जल और उसका क्या होता है, काजल। कर्ण का जो है वो तद्भव क्या होगा, कान। कर्तरी का कतरनी, जो कि आप आम बोलचाल में क्या बोलते हैं, कैंची, कैंची बोलते हैं ना, यही चीज है। गर्त का गड्ढा हो जाएगा। अब एक और शब्द आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर, खड्डा। तो यहाँ पर ये नहीं हो के गड्ढा जो है वो, इसका तद्भव जो है वो गर्त का क्या हो जाएगा, गड्ढा। ठीक है, स्तंभ का खंबा, क्षत्रिय का खत्री। ये आज के जो है वो तत्सम और तद्भव जो है वो अपन ने अच्छे से स्टार्ट करे हैं, और कुछ एक तत्सम तद्भव अपन ने देखे हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो जितने भी एग्जाम्पल है, ये जितनी भी लिस्ट है, ज़्यादातर जो है इनका जो बेस है आरबीएससी की पुस्तक से है। और मैंने पूरा प्रयास किया है कि आरबीएससी एनसीईआरटी का जो है वो पैटर्न को फॉलो किया जाए, और पूरी उम्मीद है कि इनमें से कोई भी एग्जाम्पल जो है वो आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पूरा प्रयास है हमारा, और इसके आगे भी शायद तक 2 लेक्चर हो सकते हैं या 3 लेक्चर हो सकते हैं अपन शब्द विचार पे रखने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं या फिर ऑनलाइन ऐप के ऊपर देख रहे हैं, जहाँ पे भी इस क्लास को आप देखें, तो वहाँ पे आप कमेंट करें कि ये जो क्लास है वो आपको कैसे लगी और इसमें क्या कुछ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। तो बेशक आपके कमेंट को पढ़ा जाएगा और उसके ऊपर विचार किया जाएगा। और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतनी मेहनत के साथ में कंटेंट मिल रहा है, और वो भी आरबीएससी पैटर्न के ऊपर कंटेंट मिल रहा है। तो कोई चांस ही नहीं है बाहर से कुछ चीज़ें जाने का। ठीक है, ये अपना आज का लेक्चर था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।